हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज ये पार्ट 4 करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी के पार्ट 4। एक और पार्ट होगा, इसमें पार्ट 5 में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसका भी क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न को करा लेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को क्या करते हैं, शेयर कर लें दें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th का आने वाला है भौकाल सीरीज, यानी कहने का मतलब 9th 10th क्लास के आने वाला है। दिसंबर माह से प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हम उसको कराएंगे। ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, सब्जेक्टिव हो, सारा प्रश्न को हम करवाएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में क्या हो, उससे मदद मिल पाया। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार से हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ तक दोआब का क्षेत्र पढ़ चुके थे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सिंधु नदी का सिंधु नदी जो है उसका कौन कौन सा सहायक नदी है, और गंगा नदी के सहायक नदी कौन कौन से है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये भी बताएंगे कि ऊपरी बारी दोआब किसे कहा जाता है और बिष्ट दोआब किसे कहा जाता है। ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के क्या कीजिए, बताएं। और हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। इस मैदान की औसत ऊंचाई कितना है, 150 से 300 मीटर तक है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसके बाद तथा समान ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान के मैदान है। हिमालय के जो विशाल मैदान का उपभाग है, जो किसका, राजस्थान का मैदानी भाग है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। इसका विस्तार कहाँ है, अरावली, कौन बली, अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क, कौन शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालूका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थल कृतियाँ है। बालूका स्तूप है, बालूका स्तूप यहाँ की क्या है, अरावली पर्वत की पश्चिम प्रमुख स्थल कृतियाँ जो स्थल में आकृति बनाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थल कृतियाँ कहते हैं। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। जो राजस्थान के पूर्वी भाग में बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, टोर के नाम से। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि टोर क्या है, तो राजस्थान के उत्तरी पहाड़ियाँ को ही क्या कहा जाता है, टोर कहा जाता है। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदियाँ है। क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात है, पॉइंट पूछने वाला पूछेगा क्वेश्चन, राजस्थान के मात्र एक प्रमुख नदियाँ कौन सी है, लूनी, जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में साबर, डेगना, दिबांग तथा कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। इस सारे किस पानी का झील है, खारे पानी। खारे पानी मतलब समुद्र का पानी को ही क्या कहते हैं, खारा पानी, यानी कि जो इसमें नमक का मात्रा क्या होता है, साल्ट का मात्रा अधिक होता है, इसलिए इसका कहा जाता है कौन पानी, खारे पानी का झील कहा जाता है। कौन कौन, साबर झील कहाँ स्थित है, साबर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। डेगना झील राजस्थान में। दिबांग झील राजस्थान में। कुचापन झील राजस्थान में। कौन स्थान में, राजस्थान में। साबर झील भारत के में 60% से लेकर 70% तक जितने नमक होते हैं, जो साबर झील से ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं यमुना नदी, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक फैले मैदान, कौन सीमा तक, पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहा जाता है। मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहा जाता है। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। ये जो गंगा का मैदान है, जो मध्यवर्ती मैदानी कहलाता है, ये जो विशाल गंगा का क्या है, उपभाग है, विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक, घाघरा होना चाहिए था, घग्गर दे दिया, घाघरा से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है।
इस मैदानी की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की है। जो इस मैदान है, जो तीसरी मैदानीय उपभाग है, जिसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम किधर, उत्तर ऊपर पश्चिम किधर, राजस्थान तरफ, उत्तर पश्चिम से किधर है, उत्तर पश्चिम से है पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण मतलब किधर, दक्षिण मतलब केरल कर्नाटक, पूर्व मतलब किधर, पूर्वी जम्मू बांग्लादेश या बंगाल की खाड़ी तरफ, इधर की ओर ढलान है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्य यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ मैदान भाग तक पश्चिमी बंगाल में फैला है। इस विस्तार मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। इसी विस्तार मैदान को कई उपभागों में बांटा गया, 3 उपभागों में। किसके, जो गंगा नदी जो मैदानी भाग बना रहा है उसको 3 उपभागों में बांटा गया। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा अंतर्गत दिल्ली के इलाहाबाद तक का क्षेत्र, तीसरा मध्यवर्तीय गंगा का मैदान, चौथा इलाहाबाद के फरक्का तक औरते हैं तथा निचली गंगा मैदान। इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है, जब जो पश्चिम बंगाल के राज्य में फैला हुआ। कौन राज्य में, पश्चिम बंगाल के राज्य में फैला हुआ है। कौन हुआ है, फैला हुआ है। हम आपको एक चार्ट बना के रखे हुए पहले से, उसके माध्यम से गंगा के विस्तार के बारे में हमको बताते हैं। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग में दिया भारत का अफवाह तंत्र, ड्रेनिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। अफवाह मतलब होता है बहाव, तंत्र मतलब तो जानवे करते हैं उसको, पानी के बहाव को ही क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहा जाता है। अब बात तंत्र क्या है, एक नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, एक नदियाँ जो प्रायद्वीपीय से निकलती है। हिमालय से हिमालय कहा जाता है, प्रायद्वीपीय से निकलता है उसे पेनिनसुला कहलाता है। और जितना भी प्रायद्वीपीय नदियाँ वो कहाँ जाकर गिरता है, अरब सागर में गिरता है। और जितना हिमालय नदियाँ है वो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा में जाकर गिरता है। कहाँ गिरता है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा। तो हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा, इंडस मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्रह्मपुत्रा तो जानवे करते हैं। और जो हिमालय से नहीं निकलता है, जो कहाँ गिरता है, जाकर अरब सागर में गिरता है। जैसे कौन कौन, जो इसका सोर्स है, जो पानी का स्रोत है प्रायद्वीपीय नदी का, रेनफॉल वाटर से यानी वर्षा के जल से ही होता है। ये मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। इस नदियों को, जो प्रायद्वीप नदियाँ, उस नदियों को कौन नदियाँ कहा जाता है, मौसमी नदियाँ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मौसम में, मानसून में जब वर्षा होता है तभी इसमें पानी आता है। लेकिन हिमालय नदियाँ जो है, हिमालय से जितना भी नदियाँ निकलता है, ये हमें 12 मास यानी कि पूरे होल वर्ष इसमें पानी रहता है। क्यों, क्योंकि पहाड़ पर, हम हिमालय पर क्या जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है। ऊँचे चोटियों पर, काराकोरम पर, केटू पर हम पढ़े भी हैं, उस पर बर्फ़ जमा रहता है। और उसी बर्फ़ हर एक साल धीरे धीरे साल भर पिघलते रहते हैं और उस नदियों को, जल को क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। तो इसका हो गया स्रोत। हिमालय नदियाँ के पानी का स्रोत कहाँ है, ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब कुछ होता है, बर्फ़ जो जमा रहता है उसे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्लेशियर कहते हैं। वाटर होल ईयर, पूरे साल वाटर रहता है, पानी पूरे वर्ष रहता है। और मैदानी भाग बनाता है। सारे नदियाँ, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु को इंडस इंग्लिश में कहते हैं, सभी नदी कौन भाग बनाता है, मैदानी भाग बनाता है। जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ, अरब सागर के गिरने वाले नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। कौन कौन सी है, साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, तापी, सब कौन नदियाँ है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाके अपने पानी को गिराती है। और अरब सागर किधर है, अरब सागर पाकिस्तान के नीचे यानी कि कर्नाटक, केरल तरफ अरब सागर है। फिर करा बे ऑफ बंगाल। बंगाल में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, महानंदा और कृष्णा। ये सब नदियां हैं जो कहाँ जाकर पानी गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर पानी को गिराती है। तो लिख सकते हैं। अब हम लोग हेडिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा के अफवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा को नेशनल रिवर यानी कि राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है, इसकी राष्ट्रीय नदी प्लस लॉन्गेस्ट रिवर, भारत के राष्ट्रीय नदी इसे कहा जाता है। ये क्या है, और सबसे भारत की सबसे लंबी नदी, जो हिंदी में लिखल है राष्ट्रीय नदी और लंबी नदी है, किसकी, भारत की। ओरिजन, ये कहाँ से निकलता है, उत्तराखंड से निकलता है, उत्तर प्रदेश से जाते हुए, बिहार में जाते हुए, झारखंड से जाते हुए, पश्चिम बंगाल से जाते हुए, ये 5 राज्य, 1 2 3 4 5 राज्यों से होते हुए ये जाकर बंगाल की खाड़ी में ये गंगा जो नदी अपना पानी को गिरा देती है। तो क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है और जमुना नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी कौन सी नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा। अब जमुना नदी सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डेल्टा, जमुना रिवर पर ही क्या है, बांग्लादेश में ही जमुना रिवर पर क्या है, सुंदरबन डेल्टा है बना है। पद्मा नदी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो मिलता है एक जगह जाके, अब बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। ये दोनों जाके मिलता है तो दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, उसको नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर क्या है, बहुत गाद उद भरे हुए रहते हैं। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगा नदी का क्वेश्चन पूछेगा, गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, या गंगोत्री हिमांत से निकलता है। ग्लेशियर का हिंदी हिमांत होता है। गंगा का टोटल डिस्टेंस यानी कि गंगा के पूरा दूरी कितना है, 2525 किलोमीटर। आप इसे याद रख सकते हैं 2525। थोड़ा सा एक कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम देखते हैं गंगा का टोटल डिस्टेंस, क्योंकि फ़ोन ही से रिकॉर्ड करते हैं, ये नहीं सोचेगा फ़ोन आ गया कुछ और रिकॉर्ड कर रहे थे तो फ़ोन आ गया। फ़ोन मोबाइल ही से रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को, और मोबाइल ही में जब कॉल आ जाता है तो नहीं उठा सकते हैं, इसको कर सकते हैं रिकॉर्ड। इसलिए देखते हैं गंगा का टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी कितना है, कुल दूरी 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन याद करने का तरीका, इसको याद कीजिए कितना, 2525 किलोमीटर, 2525 नहीं याद कीजिएगा, 2525 किलोमीटर है। तो गंगा की कुल दूरी कितना है, 2525 किलोमीटर है। तो गंगा की दूरी कितना हो गया, 2525 किलोमीटर हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि गंगा किस तरीके से बना, गंगा कहाँ से कौन कौन से राज्य होकर कैसे निर्माण बनता है, कौन कौन से राज्य होकर मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हिमालय पर, ये किसका है, हिमालय का चित्र बनाए हुए हैं। हिमालय पर सबसे पहले गोमुखी ग्लेशियर है। कौन ग्लेशियर, गोमुखी ग्लेशियर, जिससे भागीरथी क्या होता है, नदी निकलता है। कौन नदी है, भागीरथी नदी यहाँ पर मिलता है। भागीरथी आकर यहाँ मिलता है। कौन नदी, भागीरथी। इधर है सप्तकोशी ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर, सप्तकोशी ग्लेशियर। कहाँ, अलकनंदा पर, कौन पर है, अलकनंदा जो पहाड़ है, पहाड़ी वहाँ पर स्थित है। कौन ग्लेशियर, सप्तकोशी ग्लेशियर। सप्तकोशी ग्लेशियर से धारा ऐसे निकलती है। अब सप्तकोशी ग्लेशियर में ही से निकलती है जो धारा, उसी में बहुत सारे नदियाँ आके क्या करती है, मिलती है। कौन कौन, जैसे धौला गंगा। कौन गंगा, धौली गंगा। और धौली गंगा जब सप्तकोशी में जहाँ आकर मिलती है, वो उस मिलने को या संगम को, मिलना, जब दो नदियाँ आपस में मिलती है उसको मिलना नहीं कहते, संगम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ से आकर यहाँ मिलती, क्या कहलाएगा, यहाँ पर संगम कहलाएगा। तो धौली गंगा से जो निकली, कहाँ, जब धौली गंगा आकर मिलती है सप्तकोशी ग्लेशियर के धारा में, तो वहाँ पर क्या कहलाता है, प्रयाग कहलाता है, विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर उसके आगे चलने पर नंदाकिनी को ग्लेशियर से निकलती है, नंदाकिनी जहाँ आकर मिलती है सप्तकोशी ग्लेशियर के मुख्य धारा में, तो ये क्या कहलाती है, नंद प्रयाग। कौन प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर पिंडारी, जब पिंडारी आकर मिलती है सप्तकोशी ग्लेशियर के मुख्य धारा में, तो उस जब वहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। कौन प्रयाग, कर्ण प्रयाग। यहाँ से मंदाकिनी एगो रिवर है जो आकर मिलती है सतोपथ ग्लेशियर के मुख्य धारा में, उसे क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। कौन प्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये एक धारा में बन जाती है। और इधर से गोमुखी ग्लेशियर से जो भागीरथी नदी आ रहा है, और इधर से जो मंदाकिनी वाला जो सतोपथ ग्लेशियर से जो धारा, मुख्य धारा आ रहा है, जो एक स्थान पर जो आकर मिलता है, उसी को कहते हैं कौन प्रयाग, देव प्रयाग। कौन प्रयाग, देव प्रयाग। कौन प्रयाग, देव प्रयाग। अब यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। कौन नदी, गंगा नदी। कौन नदी, गंगा नदी। फिर उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड से एक राम गंगा नदी निकलता है, इधर से होकर कालानाद से पहाड़ी से होते हुए यहाँ आकर मिलता है। कहाँ आकर मिलता है, राम गंगा, कन्नौज में। ये कौन नदी बन गया, गंगा नदी का निर्माण हो गया। अब इसमें इसकी सहायक नदियाँ है, ये बहुत सारे देख रहे होंगे आप, बहुत सारे नदियाँ आके इसमें जुड़े हुए, तो कह सकते इसकी कौन नदियाँ है, सहायक नदियाँ है। तो राम गंगा आकर मिलता है कालानंद में, ही क्या कहलाता है, कन्नौज कहलाता है। उसी प्रकार बंदरपूछ ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर। यमुनोत्री है, क्या है, यमुनोत्री। कौन नोत्री, यमुनोत्री। यमुनोत्री से जो आकर मिलता है, ये जो यमुनोत्री नदी जाकर प्रयागराज में मिलता है। जब गंगा में कौन,
कौन? गंगा में यमुना नदी का जो संगम होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? प्रयागराज। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कहाँ जी? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? प्रयागराज रख दिया गया। नीचे से देखते हैं यमुनोत्री, यमुना नदी में ही कौन? इन मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक जनापाऊ पहाड़ी जिसको चंबल नदी कहते हैं, चंबल की घाटी। आप मूवी भी देखे होंगे ना मिथुन, चंबल के घाटी में जो रहता था डाकू आते थे, ये चंबल की नाटी जो जिसको चमंडी के नाम से भी जाना जाता है, ये जाकर क्या इटावा में जाकर मिलता है यमुना नदी में। यमुना नदी में क्या है? यानी कि यमुना नदी का सहायक नदी कौन हो गया? चमंडी नदी या चंबल नदी हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में करा। गाजीपुर, कानपुर, गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ? गाजीपुर में आती गोमती नदी आकर मिलती है गाजीपुर में, जहाँ फुल्लर झील है। कौन झील है स्थित? फुल्लर झील से ही गोमती नदी निकलती है, ये आकर कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। कौनपुर में? गाजीपुर में। यहाँ पर देखें मिलाप ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? मिलाप ग्लेशियर से दो धाराएं, मुख्य धारा निकलती है। एगो का नाम है शारदा, दूसरा का नाम है सरतू। शारदा सरतू, ये दो धारा निकल कर आगे आकर मिल जाती है। और शारदा सरतू जो मिलती है एक नदी बाराबंकी में। कहाँ मिलती है? बाराबंकी में आकर मिलती है, तब इसका नाम पड़ जाता है घाघरा नदी। शारदा और सरतू के जहाँ मिलता है उसके बाद इसका कौन नाम बदलता है? घाघरा नदी। और घाघरा नदी आकर गंगा नदी में कहाँ मिलता है? छपरा जिला में। कौन में? बिहार के छपरा जिला में आकर मिलता है, उत्तर प्रदेश के छपरा जिला में। फिर नीचे से एक नदी और आती है उत्तरी दक्षिण। मैप अगर जानते होंगे तो मैप में ऊपर के भाग को उत्तर कहा जाता है, नीचे के भाग को दक्षिण है, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो पश्चिम से कहाँ से? दक्षिण से एक मध्य प्रदेश में। कौन प्रदेश में? मध्य प्रदेश में अमरकंटक। कौन? कंटक। अमरकंटक से दो धारा निकलती है और दोनों विपरीत धारा निकलती है। एक निकलती है उत्तर की ओर, एक निकलती है दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर निकलती हुई सोन नदी है। कौन नदी है? सोन नदी। जो सोन नदी अपना पानी जाकर कहाँ गिराती है? अपना पानी कहाँ? गंगा नदी में गिराती है। कौन नदी में गिराती है? गंगा नदी में गिराती है। इस तरह सोन नदी भी गंगा नदी का क्या हो गया? सहायक नदी हो गया। इसी से निकलती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलकर इधर जाती है, नीचे की ओर जाती है, दक्षिण की ओर बहती है। फिर गंडक नदी भी गंगा आदि में कुरुक्षेत्र में, बिहार के कुरुक्षेत्र में आकर गंगा कुरुक्षेत्र नहीं, कुरसेला। कुरुक्षेत्र तो कहाँ है? राजस्थान में है, पंजाब में के बीच में। गंडक नदी कहाँ? कुरसेला में, बिहार में आकर मिलती है। फिर इधर देखिए गोसाई ग्लेशियर जो 7 धाराओं के से है। गोसाई ग्लेशियर से कै धारा निकलती है? 7 धारा निकलती है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा सप्तकोशी धारा। कौन कोशी? सप्तकोशी। सप्तकोशी के 3 प्रमुख धाराएं हैं। कै धाराएं हैं? 3 प्रमुख धाराएं। कौन कौन? सन, अरुण, तमूर। सन, अरुण, तमूर। ये तीनों प्रमुख धाराएं आके जब मिलती है एक जगह, उससे इस कौन नदी का निर्माण होता है? कोसी नदी बोलते हैं। कौन नदी? कोसी नदी। यही नदी बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ कोसी नदी कहाँ बहता है? बिहार में। कहाँ आकर मिलता है? बिहार में आकर। तो गंडक का कोसी बिहार में मिलता है। ये सारा पानी कहाँ गिरा देता है? अपने कहाँ? गंगा नदी में गिरा देता है। फिर देखिए दाजी पहाड़ी। कौन पहाड़ी? दाजी पहाड़ी। सप्तकोशी कहाँ है? नेपाल में। सप्तकोशी कौन सा देश में स्थित है? नेपाल में से धारा बहती है। यह गोसाई ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में स्थित है। दाजी पहाड़ी। दाजी पहाड़ी कहाँ से निकला है? महानंदा नदी से। कौन नदी? दाजी पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, जो गोदावरी घाट, पश्चिम बंगाल के गोदावरी घाट में प्रवेश करती है गंगा में। नीचे से एक नदी और बहती है, हुगली नदी। कौन नदी? हुगली नदी आकर मिलती है कहाँ? गंगा नदी में। और यह जाकर फिर बांग्लादेश में, यही गंगा नदी का नाम क्या है? पद्मा कहलाता है। और गंगा नदी के टोटल लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर स्थित है। दोस्तों ये गंगा नदी के बारे में हो गया। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आपको लगा होगा इस तरीक़ा से हम पढ़ाते तो अच्छा है, या किताब से पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। तो हम लोग गंगा के मैदानी भाग, गंगा के अच्छी तरीक़ा से देख लिए कि कहाँ कहाँ से निकलता है, कौन से निकलता है, राष्ट्रीय नदी कहलाता क्या, गंगा के पूर्ण रूप से पूर्ण विश्लेषण क्या कर दिए हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या रहा है
उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ियाँ, कौन पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ियाँ दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियाँ के छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जड़ों से बना है। यहाँ गंगा का मैदान दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ गंगा का मैदान कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। गंगा का मैदान कितने भागों में? दो भागों में बटा हुआ। उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। अभी हम बताएं, उत्तरी ऊपर वाला गंगा और नीचे दक्षिणी नीचे वाला गंगा, दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। उत्तरी गंगा के प्रमुख नदियां कौन कौन है? यानी उत्तरी से जो आकर गंगा में मिलती है उस नदिया का नाम क्या है? गंगक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत खतरनाक बाढ़ बिहार में लेकर आता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। यहाँ की नदियाँ में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं। कोसी की यानी कि बिहार की नदियाँ में हमेशा प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ छाड़ना झील, दलदल और चौरा भूमि का विस्तार होता है। दक्षिण गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, अब दक्षिण गंगा के मैदान की नदियाँ कौन कौन है? सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्मकालीन में सूख जाती है या जल की पतली धारा के रूप में क्या होती है? गर्मी के मौसम में तो क्या हो जाएगा? सूखी जाएगी, और गर्मी के मौसम में पतली धारा के रूप में क्या होती है? बहती है, प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? निम्न क्षेत्र में जल्ला और टाल कहा जाता है। जो होता है आप लोग बिहार में इलाका में देखते होंगे ना, जहाँ पानी बाढ़ जाते आते रहता है ना, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? टाल कहते हैं या जल्ला कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। और जितना बाढ़ आएगा तो कौन सा मिट्टी का निर्माण करेगा? नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेगा। कौची करेगा? नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेगा। ब्रह्मपुत्रा का मैदान या पूर्व मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान या पूर्व मैदान असम राज्य में सदियों के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर की लंबा है। यह कितने किलोमीटर तक लंबा है? 650 किलोमीटर तक लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी को ऊंचे पहाड़ भाग हैं। इस मैदानी को छोड़कर, पश्चिमी भाग को छोड़कर सब कौन पहाड़ है? ऊंचे पहाड़ हैं। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ भाग हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। इस मैदान का भाग जो क्या हो चाहिए? उत्तर पूर्व से कहाँ हो जाती है? दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित मंजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्रा नदी पर यहीं क्या है? मंजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। VVI पॉइंट स्टार लिख लीजिए, छाप लीजिए, उतार लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे अपने हाथ में बांध कर रख लीजिए, याद कर, जैसे भी कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। ब्रह्मपुत्रा पर विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है, उसका नाम क्या है? मांजुली द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी है, क्या है? विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व में इतना बड़ा नदी द्वीप नहीं होगा जितना मांजुली द्वीप है, इसलिए स्टार वाला पॉइंट है, VVI वाला पॉइंट है। कह भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कै भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरने के समय शिवालिक ढाल पर, कौन ढाल पर? शिवालिक ढाल पर 8 से 18 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं। इससे जब ढाल आता है ना, इससे जब पहाड़ से आ रहा है नदी, तो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर को भी बहा कर लाएगा ऊंचाई से, पहाड़ को तोड़ कर तो जम जाते हैं। इस निफेज से भावरा कहा जाता है। तब क्वेश्चन पूछेगा कि भावरा किसे कहते हैं? फूल पर मंडराता उसे भावरा नहीं कहते हैं, ये भावर है। भावर किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा चौड़ी चौड़ी या मोटी मोटी पत्थर के टुकड़े को बहा कर लाए गए क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। भावर प्रदेश में छोटे छोटे नदियाँ लुप्त हो जाती है। भावर प्रदेश में छोटे छोटे नदियाँ क्या हो जाए? लुप्त मतलब खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वहाँ से वह नदी दिखाई ही नहीं देगी। किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ या सरिताएँ पुनः प्रकट होती है और
नम एवं दलदलीय क्षेत्र को निर्माण करती है। जैसे बड़े बड़े पत्थर ऊपर में है, आई नदी क्या हो जाती है, पत्थर के नीचे दिखा पानी बहा कर लेके चल जाता है, ऊपर से दिखाई नहीं देगा कि नीचे से क्या जा रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, इसलिए कहते हैं लुप्त हो जाते हैं। और फिर ये जो पत्थर के बाद जब खत्म होता है तब ये नदियाँ क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जो क्या कहता है, दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करता है या तराई कहलाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल होते फैले हुए हैं, जो वन प्राणियों से भी भरा होता है। जो कौन प्राणियों से भरा होता है, वन प्राणियों, कौन प्राणियों, वन प्राणियों से भरा होता है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियाँ द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियाँ के बाढ़ का जाल नहीं पहुँच पाता है। वही कह रहा है कि जहाँ गंगा के मैदान से नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदी को बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। बाढ़ का जल जहाँ जहाँ मैदानी भाग में ऊंचा बन गया तो क्या ऊंचाई हो गया मैदानी भाग, तो यहाँ से जाएगा पानी तो क्या उस पर चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। तो नहीं चढ़ पाता है, उसे बांगर कहते हैं। और उस पर बने मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, क्योंकि पानी तो जाएगा नहीं और नया मिट्टी यहाँ पर लाएगा ना। नया मिट्टी को क्या कहता है, नया मिट्टी जो लाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को नहीं क्या, बांगर मिट्टी, पुराना जो हो जाएगा तो क्या कहलाता है, बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निपेच पाए जाते हैं। नए कछारी भाग, जो निचले भाग है, जो नीचे वाला भाग जो बच जाएगा, जहाँ पर बाढ़ के पानी आएगा और नए मिट्टी को गाद खाद को दहाकर लाएगा, बाढ़ प्रति वर्ष पहुँचकर नई मिट्टी को परत जमा देती है, उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं, नदियों द्वारा लाए गए दहाकर बने मैदान से पुरानी जो मिट्टी है वो वहाँ पर पानी नहीं पहुँचती है, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। और जब प्रति वर्ष जो नदियों द्वारा बहाकर मिट्टी लाए जाते हैं, प्रति वर्ष पानी पहुँच जाते हैं, वैसे मैदान को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। कौन मिट्टी कहते हैं, खादर कहते हैं। इसका प्रत्येक वर्ष पूर्व निवीकरण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं। अब प्रत्येक वर्ष बाढ़ तो अबे करेगा, कोसी नदी लाए, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये प्रत्येक वर्ष क्या लाएगा, बाढ़ लाएगा। अब प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाएगा तो नीचे वाले मैदानों को क्या करेगा, दहा देगा, और नीचे वाले मैदानों को दहा देगा। अब बहा देगा तो दहा के बहा देगा तो क्या होगा, उससे दह जाएगा, बह जाएगा, मिट्टी नया मिट्टी लाएगा, इसलिए उपजाऊ मिट्टी कहलाएगा। और गहन कृषि के लिए यह आदर्श माना जाता है। और सबसे गहन खेती कृषि, सर गहन कृषि क्या होता है, एक ही खेत में बहुत सारे पौधे को लगाना क्या कहलाता है, गहन कृषि कहलाता है। बोल जैसे सर हम कि एक खेत है, उसी खेत में आप लगा दिए धनिया, लगा दिए मिर्चाई, लगा दिए सब्जी, लगा दिए तीसी, लगा दिए। जैसे आप लोग देखते हैं गेहूं के खेत में सरसों छिड़ दिया जाता है, तो सरसों भी हो गया, गेहूं भी हो गया, आरी के चारों तरफ क्या तीसी भी लगा दिया जाता है, तीसी भी हो गया। तो कौन खेती कहलाता है, गहन खेती कहलाता है। जो गहन खेती कौन सा भाग में होता है, खादर मिट्टी में होता है। और खादर मिट्टी कहते हैं किसको, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को ही क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। पुराने मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नई मिट्टी को खादर। याद रखेगा, VVI पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछने वाला आने वाला क्वेश्चन है कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर पुराने मिट्टी लाए गए पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं, नए मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। कौची कहा जाता है, खादर कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिणी का पठार। किसका पठार, दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। कौन आकार है, त्रिभुजाकार है, तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। आई प्राचीन गोंडवाना भूमि का क्या है, अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में सक्रिय है। जो दक्षिण का पठार है जो उत्तर की ओर चौड़ा है, उत्तर में चौड़ा है। आप पृथ्वी भारत के मैप देखेंगे ना तो उत्तर में चौड़ा, दक्षिण जैसे जैसे आते रहेंगे ना तो संकरा यानी छोटा होता चला जाएगा। दक्षिण में संक्रिय है, संक्रिय मतलब कोई चीज़ छोटा, कम चौड़ा फैलाव। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेके 600 से लेके 900 मीटर तक है। इसके उत्तर में अरावली, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ, दक्षिण के पठार में स्थित है। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। यह पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियां एवं गुंबदाकार पहाड़ियां इस पठारी भाग को कई भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। कौन कौन, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये 2 भागों में क्या करता है, बांटता है।
मध्य उच्च भूमि उच्च भूमि मध्य उच्च भूमि क्या है? कह रहा मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेश श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। कौन कौन श्रृंखला से घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है, विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। इस मध्य उच्च भूमि में पश्चिम में कौन सी है? राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियाँ में चंबल, कौन बल चंबल, कौन धू सिंधु, कौन तबा बेतबा, कौन केन केन। तो चंबल सिंधु बेतवा केन, चंबल सिंधु बेतवा केन बहती है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम की उत्तर पूर्वी की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संक्रिय है। इसकी पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्ण रूप से क्या जाता है? बुंदेलखंड और बहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और सवरपुन नदियाँ का द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसके स्वर्ण रेखा नदियों के द्वारा जो प्रवाहित छोटा नागपुर का पठार से क्या कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार कहा जाता है। दोस्तों आज भर रहने देते हैं हम लोग इतने ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चल के चलेंगे।